हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंजना लाकड़ा, योर पॉलिटी एजुकेटर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना कैसे, इतना इवोल्व कैसे हुआ, तो इसी को ही जानते हैं। बात है 1934 की। एक पर्सन थे एमएन रॉय, उनको आइडिया आता है कि हम भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जैसे डिफरेंट कंट्रीज का है। तो कौन बनाएगा? बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बात है 1935 की। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस टाइम की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी होती थी वो थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो फर्स्ट टाइम डिमांड करती है फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। 1938 जवाहरलाल नेहरू वो बोलते हैं कि हम भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब ब्रिटिशर्स की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। एंड कौन बनाएगा? बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। अब हम बात करें अडल्ट फ्रेंचाइज की, मतलब कुछ लोग ही वोट करेंगे, नॉट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। फिर हम देख रहे हैं 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया था। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिशर्स को हमारी नीड थी कि हम भी पार्टिसिपेट करें ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स, कि हम लड़े और वो पीछे खड़े रहे। ठीक है, मारने के लिए इंडियंस को सामने कर दिया एंड वो बैक पर खेल रहे हैं। तो अब इंडियन लीडर्स को समझ में आ गया था, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने उनकी हेल्प कर दी थी बट हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिला था। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम ये गलती नहीं करने वाले थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है एंड अब आते हैं बहुत सारे ऑफर। 1940 में आता है अगस्त ऑफर कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। बट फिर भी हम देखते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन पाई है। अब ईयर्स निकलते रहते हैं। बात आती है 1942 में। 1942 में ब्रिटिशर्स न्यू ऑफर लेके आते हैं, क्रिस्प मिशन। क्रिस्प मिशन में ये बोलते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो। बट हमने देखा 1940 में ये अगस्त ऑफर लेके आए थे बट कुछ होना जाना कुछ नहीं था। मुस्लिम लीग बाइकआउट कर देती है कि उन्हें ये मंजूर नहीं है, मतलब उनकी डिमांड्स अब बदल चुके हैं। उन्हें क्या चाहिए है? उनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए है, दैट इज पाकिस्तान। तो हमने देखा मुस्लिम लीग है उसने बाइकआउट कर दिया। ऐसे ही जो महात्मा गांधी हैं वो भी इसके लिए मना कर देते हैं। वो क्रिस्प मिशन को बोलते हैं कि ये आउटडेटेड चेक है, कि हमें बुद्धू मत बनाओ, हमें पता है आप कुछ नहीं देने वाले। देन हम देखते हैं 1946 में फाइनली कैबिनेट मिशन आता है एंड वो अप्रूवल दे देता है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो। और हम देखते हैं जो कैबिनेट मिशन है उसमें 3 मेंबर्स थे। 3 मेंबर मतलब एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। तो हम देखते हैं कि फाइनली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अब बनने जा रही है। तो हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन कि कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने जा रही है बट हम किस बेसिस पर बनाएंगे, कहां से कितने मेंबर्स को लेंगे? तो इसके लिए एक क्राइटेरिया सेट किया गया 10 लाख पॉपुलेशन का, कि 10 लाख पॉपुलेशन पर हम एक मेंबर को रखेंगे। तो हम देखते हैं हमारी टोटल स्ट्रेंथ निकल के आती है 389। अब इसमें 2 टाइप की टेरिटरी थी। एक थी ब्रिटिश टेरिटरी जो कि कंट्रोल कर रहे थे ब्रिटिश डायरेक्टली। दूसरी थी प्रिंसली स्टेट की, मतलब राज्य और रजवाड़े। वहां पे किसकी हुकूमत चल रही है? राजाओं की चल रही है। जैसे हमने बोल दिया पटियाला का, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, पटियाला का राजा है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर का राजा है, अलवर का राजा है, कहीं और का। ऐसे हम बोल रहे हैं डिफरेंट राजा और रजवाड़े थे। इनको हम क्या टर्म दे रहे हैं? प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट में हम देखते हैं वहां पे अब इलेक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है कि वो इलेक्शन करवाए। वो क्या करते हैं? जर्नल नॉमिनेशन या फिर कंसल्टेंसी की। अब एग्जाम्पल के लिए मैं देखती हूँ, मैंने एज्यूम कर लिया मैं राजा हूँ, ठीक है, और जो मेरी क्लास है यहाँ पे ये क्या है? ये मेरी प्रजा है और मैंने अपना दरबार लगा रखा है। और मैंने क्या किया? इलेक्शन नहीं करवाया, जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन को उठा दिया और मैंने बोल दिया कि इसको हम कहाँ भेजते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजते हैं, कि मतलब बाय कंसल्टेशन, बाय नॉमिनेशन प्रिंसली स्टेट से भी मेंबर्स आते हैं टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम देखते हैं ब्रिटिश टेरिटरी से जो मेंबर आते हैं दैट इज 296 एंड जो प्रिंसली स्टेट से वहां से मेंबर आते हैं 93। अब हमने देखा टोटल कितने मेंबर हो गए? 389। अब 389 मेंबर्स
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ चुके हैं। अब होगी फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। अब क्या होगा, अब मैं बात कर रही हूँ, आप सब स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ चलो शाम को घूमने चलते हैं। क्या पूरी क्लास आएगी? 100% पॉपुलेशन है वो आएगी? नहीं, कोई बहाना मार देगा कि हमें कहीं जाना है या बहुत सारे काम गिनवा देंगे। टोटल पॉपुलेशन नहीं आएगी, एक दो तो निकल आएंगे। ऐसे ही यहाँ पे हुआ कि जब फर्स्ट मीटिंग हुई तो सारे मेंबर नहीं आए, कुछ कुछ गायब हो गए। जैसे कि हम बात करते हैं मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने प्रॉपर बाइकआउट कर दिया कि हम इंडियन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्यों ही जाएं, हम कहाँ पे जाएंगे, हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो हम देखते हैं फर्स्ट मीटिंग में 211 मेंबर ही प्रेजेंट थे और उनमें से जो अब इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं उनका एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी तो होना चाहिए, मतलब कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो हम देखते हैं उनमें से जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया एंड उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऐसे ही हम बात करते हैं, अब हम उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट ही तो बनाया है, अब होंगे इलेक्शन। अब इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं एंड परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और हम देखते हैं इलेक्शन में कौन जीत जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम देख रहे हैं उस टाइम पे काम बहुत थे, बिकॉज हम आजाद नहीं हुए थे। आजाद नहीं हुए थे मतलब कि हमें बहुत सारे काम थे, आजादी भी लेनी है, ब्रिटिशर्स को भगाना भी है, साथ में अब हम कुछ करेंगे, ब्रिटिशर्स हमें क्या कर देंगे, जेल में भी डाल देंगे, और लोगों को भी प्रमोट करना है, ग्राउंड लेवल पर काम करना है ना कि कैसे हम अपने काम को अंजाम देंगे। तो हम देखते हैं इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए और उनका नाम था एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। हम देखते हैं इसमें बहुत सारे जो उस टाइम के इम्पोर्टेंट या फेमस पर्सनैलिटीज थी, सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थी। सिर्फ महात्मा गांधी ही इसका पार्ट नहीं थे, बिकॉज उनको पॉलिटिक्स में नहीं आना था, वो ग्राउंड लेवल पर ही काम करना चाहते थे। अब हम देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है। जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। उसमें क्या है कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन या हम अपने देश को कैसा सोच रहे हैं वैसा ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डालेंगे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि हमें सबसे पहले इंडिपेंडेंस लेनी है। सेकंड, हम बोल रहे हैं कि हम सॉवरन होंगे। सॉवरन का मतलब है जो हमारे डिसीजन है वो इंडिया खुद लेगी, किसी आउटसाइडर मतलब कि ब्रिटिशर्स की इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड है हम रिपब्लिकन स्टेट होंगे। रिपब्लिकन स्टेट का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लोगों द्वारा चुना जाए। ये नहीं है कि मोनार्की है मतलब राजा वाला सिस्टम है या फिर कोई क्राउन है वो किसी पर्सन को नॉमिनेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम क्या बनेंगे, एक रिपब्लिकन कंट्री बनेंगे। सेकंड है जो भी इंडिया की टेरिटरी है वो अब इंडियन स्टेट से जानी जाएगी रेदर देन एनी ब्रिटिश पोजीशन। अब हम देख रहे थे क्योंकि हम आजाद नहीं हुए हैं, इक्वालिटी कहीं पे नहीं थी, जस्टिस नहीं था, फ्रीडम नहीं था, तो हमारा मेन मोटिव था कि जो इंडिया बने वहां पे क्या हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, फ्रेटर्निटी हो। अब हम देख रहे थे कि इंडिया में क्या है, बहुत सारी माइनॉरिटीज हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, तो उनको भी सेफगार्ड किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोलते हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके लिए भी प्रोविजन रखी जाएगी, उनको भी सेफगार्ड किया जाएगा। तो ऐसे ही हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यूनानिमसली उसको पास कर दिया। 22 जनवरी 1947 को जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो फाइनली पास हो गया। अब जब हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया है कि ऐसे थॉट दिखाए जा रहे थे कि हमारा फ्यूचर इंडिया कुछ ऐसा होगा, बट उस टाइम पर तो नहीं था। उस टाइम हम बोल रहे हैं कि वो इमेजिनेशन ही थी। ऐसे जो बात हुई थी वो हर जगह अब फैलेगी तो वो प्रिंसली स्टेट तक भी जाएगी। हमने देखा 211 मेंबर फर्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट थे, तो अब जो प्रेजेंट नहीं थे उन तक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहुंचेगा कि ये इंडिया को ऐसा बना रहे हैं। देन हम देखेंगे जो प्रिंसली स्टेट हैं वो भी एग्री कर जाती है, हम भी इंडिया को ज्वाइन कर रहे हैं। 3 जून 1947 में हम देखते हैं माउंटबेटन प्लान आता है और उसमें 2
स्टेट थ्योरी को अप्रूवल मिल जाता है, मतलब पार्टीशन हो जाता है कि एक कंट्री बनेगी पाकिस्तान, सेकंड इज इंडिया। फिर आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें हम देखते हैं फाइनली इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन बन जाते हैं और इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे। पहले हम देख रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें सभी मेंबर हैं, मतलब ओवरऑल इंडिया जो कि पाकिस्तान भी इंक्लूड था वो मेंबर भी हैं, बट अब पाकिस्तान अलग हो चुका है और इंडिया अलग हो चुका है। तो अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 मेजर चेंजेस आएंगे। 3 मेजर चेंजेस का मतलब है, फर्स्ट हम देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो अब रिड्यूस हो जाएंगे। पहले हम देख रहे थे कि 389 मेंबर से उससे कम होके 299 मेंबर रह जाएंगे। ऐसे ही हमने देखा कि ब्रिटिश टेरिटरी है, पहले उससे मेंबर आ रहे थे 296, अब वो चेंज होके 229 मेंबर्स ब्रिटिश टेरिटरी से आएंगे। और ऐसे ही प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर आ रहे थे बाय कंसल्टेशन, वो भी अब रिड्यूस हो जाएंगे और प्रिंसली स्टेट से आएंगे अब सिर्फ 70 मेंबर्स। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अब फुली सॉवरन हो चुकी है। सॉवरन का मतलब है कि वो अपने अब डिसीजन खुद ले सकती है, उससे किसी आउटसाइडर मतलब ब्रिटिशर्स को वो लॉ दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो ब्रिटिश ने लॉ बना रखे थे अब इनके पास इतनी पावर आ चुकी है कि ये इनको चेंज भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। थर्ड हम पॉइंट देखते हैं, जो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मेन मेंबर्स इंडिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हैं। तो अब हमें क्या करना है, साथ में लॉज भी बनाने हैं। लॉज भी बनाने हैं, अब ये डुअल फंक्शन करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी और साथ में लॉज भी बनाएगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं फर्स्ट कैरेक्टर इसका निकल के आता है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सेकंड इज लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम देख रहे हैं असेंबली एक ही है तो कंफ्यूजन हो सकती है कि आज हम कौन सा काम करने जा रहे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके लिए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ही हम देख रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एक डिफरेंट मेंबर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, दैट इज जीवी मालवंकर। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना या फिर लेजिस्लेचर तक ही लिमिटेड नहीं था, उसके और भी काम थे, जैसे कि रेक्टिफाई करना इंडिया की पोजीशन को कि इंडिया कॉमनवेल्थ का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। कॉमनवेल्थ का मतलब है कि वो कंट्रीज जो कभी ब्रिटिश के अंडर रहा करती थी। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रेक्टिफाई कर देती है इंडिया की मेंबरशिप को इन कॉमनवेल्थ इन मई 1949। साथ में ही उसके अदर फंक्शन थे, जैसे कि जो नेशनल फ्लैग है या नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, इनको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। तो हम डेट देखते हैं 22 जून 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। ऐसे ही 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को ही जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका इलेक्शन हुआ, उनको इलेक्ट किया गया। तो हम देख रहे हैं जो हमारे हेड ऑफ द कंट्री है उनको इलेक्ट किया गया है, तो हमारी कंट्री क्या बन चुकी है, एक रिपब्लिकन कंट्री बन चुकी है। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था और हम देख रहे हैं उसी को ही हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशन 11 हुए थे और इसमें टाइम लगा था 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। अब हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लिया, बट अब तक मैंने कहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का तो जिक्र किया ही नहीं। तो अब बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दी गई थी। और हम देखते हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 मेंबर्स थे। तो हम देख रहे हैं एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी विच वाज सेट अप ऑन 29 अगस्त 1947 और इसमें 7 मेंबर्स थे और चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इनका काम क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना एंड दे टुक 141 डेज टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और ड्राफ्टिंग के लिए इन्होंने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था। तो हम बोल सकते हैं कि जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिफरेंट हम बोल सकते हैं 60+ कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़ा था। देन जो प्रोविजन उनको अच्छी लगी थी वो
अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल ली थी, बट हम ये नहीं बोल सकते कि एज इट इज कॉपी कर ली थी। जैसे इंडिया की रिक्वायरमेंट थी उन प्रोविजंस को वैसे मोल्ड कर लिया था अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इसीलिए हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और साथ में उनको मॉडर्न मनु भी बोला जाता है। मॉडर्न मनु का मतलब है एक मनु ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने एक मनुस्मृति लिख दी थी जो कि उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बता रही थी कि सोसाइटी कैसी होगी। ऐसे ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया है। इसमें बताया गया है कि हमारी सोसाइटी कैसे होगी, यहाँ पे प्रोविजंस कैसे होंगे, इसीलिए इनको एक टैग दिया गया है दैट इज मॉडर्न मन। तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ही नहीं बनाया गया है, इतना लंबा प्रोसीजर लगा है, अप्रोक्स हम बोल सकते हैं 3 साल लगे हैं। तो ऐसा क्या हुआ होगा, तो हम बोल रहे हैं कि जो भी प्रोविजन है उन पर पहले जर्नल डिस्कशन हो रही है, जो क्लोज बाय क्लोज है उस पे रीडिंग की जा रही है, इफ कोई पॉइंट ठीक नहीं लग रहा उस पे अमेंडमेंट की जा रही है। तो हम देख रहे हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया एंड वी अडॉप्ट एंड इनेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 November 1949, but the constitution came into the force on 26 Jan 1950। ऐसा क्यों? Because एक 1929 में लाहौर सेशन हुआ था और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला था कि हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे 26 जनवरी को। तो हम देख रहे हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया है, बट हमने 2 महीने वेट किया पूर्ण स्वराज दिवस क्योंकि वो इम्पोर्टेंट डे था, और 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया। तो ये था हमारा प्रोसीजर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। इफ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।